नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखेंगे एक नए एपिसोड में, जहाँ पर हम बात करेंगे आज राजयोग और नीच भंग राज्यों के बारे में। तो जी हाँ, राजयोग के बारे में आपने अक्सर सुना होगा और नीच भंग राज्यों के बारे में, जिसके प्रति सहज सुनने से ही एक आम व्यक्ति को जो है कौतूहल की अवस्था में आ जाता है। उसे यह जानने की उत्सुकता रहती है कि वह उसकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। ऐसा हर किसी की लालसा होती है। और इसके पहले मैं आपको आज का पंचांग बता दूंगा। कुछ लोगों को सुझाव है कि ये पंचांग बता दिए करिए, जिस दिन का वीडियो हम बनाते हैं तो पंचांग बता दूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर हम राजयोग पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज के जो पंचांग है ये कृष्ण पक्ष है। आज तिथि है आपकी दशमी है। दशमी के देवता होते हैं यम देव होते हैं। इसके बाद दिन है आज रविवार है। आपका नक्षत्र जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, यानी चंद्रमा जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा है। इसके बाद होता है करण जो है दृष्टि है। उसके बाद इसमें जो भाव नाम का करण शुरू होगा और योग जो है विषकुंभ नाम का योग है। यह रहा आज का पंचांग। तो अब बात करेंगे हम राजयोग की। तो राजयोग जो होता है मित्रों, अक्सर आपने जब अपनी जन्मपत्ति किसी विद्वान को, जोशी को, ज्ञानी विज्ञजन को दिखाई होगी तो आपने देखा होगा कि वह आप कुंडली में देख करके कहता है कि यह कुंडली में तो यह बालक किया जाता है कि कुंडली तो राजयोग वाली है। और आपने ये भी देखा होगा कि तब आप जो है अति प्रसन्न या प्रफुल्लित हो जाते हैं यह सुन करके कि अपने पुत्र की या बेटे की कुंडली में आपका राजयोग है, मतलब वह किसी बड़े अहदे पर होगा, नेता मंत्री मिनिस्टर हो सकता है ना। तो ऐसी आपकी भावनाएं हो जाती हैं कुछ राजयोग के बारे में। तो जी हाँ मित्रों, राजयोग कुछ ऐसा ही फल देता है जातकों कुंडली में। किंतु यहाँ पर जो राजयोग का फल कथन करना जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप राजयोग के किस प्रकार से आप उसका बता पाएंगे कि राजयोग कैसा होगा व्यक्ति कुंडली में, किस चीज़ को लेकर के राजयोग होगा और जो उसका राजयोग का बलाबल कैसा होगा, वो उसका फलित होने का समय क्या होगा, कब उसका फल प्रतिफल जातक को मिलेगा। यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि सामान्य जो है जो जानकार लोग हैं वो नहीं जानते इस बात को। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको किसी ने व्यक्ति ने बताया हो कि भाई आपकी कुंडली में राजयोग है और वह समय आता है और आप देखते हैं कि वह राजयोग फलित नहीं होता, जिस चीज़ की आपने कल्पना की होती है कि आप तो राजा के समान जिएंगे, आपका लड़का तो IAS कलेक्टर बन जाएगा या कि जिलाधीश मंत्री बनेगा या और कुछ भी, और वैसा अपने जीवन में नहीं होता पाते, तो आपको लगता है कि शायद ज्योतिष झूठा है या बताने वाला झूठा है। तो मित्रों, ऐसा नहीं होता। ज्योतिष जो शास्त्र है वो अपनी जगह पे संपूर्ण शास्त्र है और बिल्कुल सत्य है। हाँ, जानने वाले की गलती हो सकती है, बताने वाले की गलती हो सकती है कि उसने उसको सही अच्छे तरीके से देख करके उसका सही फल कथन नहीं किया। तो यह होता है मित्रों। तो आइए देखते हैं राजयोग के बारे में। पहले के ज़माने में मित्रों होता एक्चुअली क्या था कि राजयोग जो शब्द बना है वो ऐसे बना है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे और राजेश्वर होते थे, महाराजा होते थे, राजा होते थे। ऐसे करके एक डाइवर्सिफाइड किया हुआ था किसी की भी क्षेत्राधिकार को, है ना। और उस पर जो शासन करता था व्यक्ति वह राजा कहलाता था। और वैसे योग ग्रह योग किसी व्यक्ति कुंडली में हो जाते थे अनुकूलता, तो व्यक्ति राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता था, राजा होता था। तो वहाँ से राजयों का सर्जन हुआ जो पुराने ऋषि मुनि मनीषियों ने किया। अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि तो राजा महाराजा तो रह नहीं गए हैं, और तो राजयोग कैसे फलित होगा। तो राजयोग फलित तो होता मित्रों देश काल परिस्थिति, जो कि ज्योतिष का पहला सिद्धांत है कि आपको जब किसी भी व्यक्ति का फल कथन करना हो या जातक का फल कथन करना हो तो सर्वप्रथम आपको जो है देश काल और उसकी परिस्थिति का ध्यान रखना पड़ता है मित्रों। तत्पश्चात ही आप उस व्यक्ति के बारे में उसके ग्रहों द्वारा दिए गए फल को आप वर्णन करें, बताएं, है ना, तभी वह सटीक बैठेगा। तो सबसे प्रथम नियम है कि देश काल परिस्थिति का ध्यान रखें। अब जैसे कि आज समय परिवर्तित हो गया है, जो पहले राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे वह आज उसकी पदवी जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, सांसद, मिनिस्टर, IAS अफसर, है ना,
इन्होंने ले ली है मित्रों, नगर पालिका अधिकारी। तो इनको चूँकि इस सेंस में जोड़ते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्राधिकार का इनके पास अधिकार होता है और ये अपने जो है जगह में एज ए राजा वर्क करते हैं। जबकि लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं है, जनता को ही राजा माना गया है, लेकिन ये एज ए पदाधिकारी, एज ए प्रतिनिधि वहाँ पर उस अधिकार का उपभोग करते हैं, उन अधिकारियों का। तो हम उनको ऐसा लेकर चल सकते हैं। अब राजयोग सिर्फ इसी फील्ड का नहीं होता कि हम किसी सरकारी अधिकारी पद की बात करें या सरकारी ओहदे या शासन प्रशासन की बात करें, नहीं तो राजयोग किसी प्रकार से हो सकता है कुंडली में। वह डिपेंड करता है कि वह राजयोग कुंडली के किन भावों के हिसाब से बन रहा है, कौन से भाव का स्वामी या अधिपति ग्रह उस राजयोग का सृजन कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि राजयोग के बारे में, तो राजयोग कोई बड़ा व्यापारी उद्योगपति हो सकता है तो वह भी राजयोग है। कोई सामान्य सा व्यक्ति जो अपना जीवन या अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी होता है, नामचीन होता है, सम्मानित होता है और दक्ष होता है अपने कार्य क्षेत्र में, उपलब्धि प्राप्त होती है, ख्याति प्राप्त होती है, वह धनवान होता है अपने कार्य क्षेत्र में जानने की वजह से, और एक राजा के सदस्य जीवन जीता है, उसके जीवन में मान सम्मान, धन संपदा, वैभव, भूल संपत्ति सब कुछ होती है, तो वह भी एक राजयोग ही है मित्रों। तो हम उसे भी एक राजयोग की संज्ञा ही देंगे वहाँ पर। तो राजयोग का मतलब सिर्फ हमें इतना नहीं समझना कि किसी सरकारी ओहदे में बैठा हुआ व्यक्ति ही जो है एक राजा है। राजा तो है मित्रों वो अपने कार्य क्षेत्र का, लेकिन और दूसरे भी फील्ड में राजयोग हो सकते हैं जिसका सरकारी उससे ओहदे से कोई लेना देना नहीं है। कोई बड़ा व्यापारी हो सकता है, अपने शहर का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, और कोई बड़ा उद्योगपति हो सकता है, कोई बहुत बड़ा साहित्यकार हो सकता है, कोई रचनाकार हो सकता है, कोई अभिनेता हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति अपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, जिसकी ख्याति फैले, जिसे लोग जाने, जिसके पास मान सम्मान हो, कुछ अधिकार क्षेत्र हो अपना, तो हम उसको कहेंगे कि यह व्यक्ति एज ए राजा समान के राजा के समान अपने क्षेत्र में है। तो हम इस चीज़ को लेते हैं। अब यह नहीं कोई देश में लेते हैं, कोई शहर में भी ले सकते हैं, कोई मेट्रो सिटी में ले सकते हैं, अपने छोटे गांव में भी ले सकते हैं, तो उसका दायरा भी हमको देखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं राजयोग के बारे में। तो राजयोग जो होता है तो ये तो सिंपल सी बात हो गई बताने की, राजयोग का हमने अभी प्रारूप बताया। अब हम राजयोग के बारे में एक नीच भंग राजयोग होता है, तो नीच भंग राजयोग इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम राजयोग की बात करेंगे। तो मित्रों अगर कुंडली हम किसी भी हम देखते हैं राजयोग कैसे बनता है, जब हम अपनी जनपत्रिका देखेंगे या आप अपनी जनपत्री देखेंगे खोल करके, तो वहाँ पर ऐसा चक्कर बना होता है जिसको हम कहते हैं लग्न चक्र। जब तो लग्न चक्र में जो होता है यह प्रथम भाव होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ऐसे करके 12 भाव होते हैं। अब यहाँ पर मित्रों होता है एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर अगर हम राजयोग की बात करें तो पुराने मनुष्यों ने जो है, विद्वानों ने जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को लिखा, ज्योतिष शास्त्र पहले जाना समझा, उन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के जो जन्मपत्री में होते हैं वह 32 प्रकार के यानी 32 टाइप्स प्रकार के किसी एक कुंडली में राजयोगों का सृजन हो सकता है। 32 प्रकार के राजयोग होते हैं, तो उन 32 प्रकार के किसी एक कुंडली में राजयोग बन सकते हैं। और अगर वह राजयोग किसी कुंडली में बनते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो होता है चक्रवर्ती सम्राट होगा, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में किसी बहुत बड़े स्टेट का मालिक होगा, है ना। वह स्टेट कुछ भी हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो सकता है। तो ऐसे प्रकार के राजयोग बनते हैं 32 प्रकार के। हम एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और मैक्सिमम 32 प्रकार के एक जनपत्री में राजयोग बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि राजयोग का सृजन शुरू से कैसे होता है। अगर हम देखें किसी कुंडली समान अगर राजयोग की बात करें तो केंद्र भाव जो होता है 1, 4, 7, 10 भाव, ये होता है केंद्र भाव, और त्रिकोण भाव होते हैं 5वां और 9वां भाव। तो अगर इन भावों के जो अधिपति होते हैं मित्रों, वह सर्वप्रथम तो अपने उच्चांश में हो जाए। उच्चांश मतलब कि अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हो। सपोज मान लीजिए कि अगर ये मेष लग्न है, यहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाए, तो सूर्य अकेले जो है यहाँ पर एक राजयोग का सृजन कर देंगे। तो मेष लग्न में सूर्य यहाँ पर 10 डिग्री उच्च के हो जाए तो वह अकेले ही राजयोग का सृजन करेंगे। तो वह व्यक्ति अकेले सूर्य को राजयोगी बना देगा। उसकी दशा महादशा में जब भी होगा वो व्यक्ति को एज ए राजा वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसके बाद अगर उन्हीं की संख्या में यहाँ पर सूर्य भी हो जाए, चौथे में यहाँ घर में अगर आपका गुरु बैठ जाए कर्क लग्न में उच्च के 4 डिग्री,
तो ये उससे भी बड़ा, उससे भी प्रबल राजयोग का सृजन हो जाएगा। 7वीं में अगर शनि आपके उच्च के हो जाएं तो ये और भी प्रबल राजयोग हो जाएगा। 10वीं में मंगल मकर राशि के उच्च के होते हैं, अगर ये हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो किसी भी कुंडली में जो होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं 4 ग्रह जो होते हैं वह उच्चांश हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 ग्रह जो होते हैं वह उच्च के ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर टाइम नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत ही बड़े राजयोग चक्रवर्ती सम्राट का राजयोग का सृजन होगा, जहाँ पर उसके जिन जिन ग्रहों की यह अधिपति होंगे उस ग्रह से मिलने वाले फल की वृद्धि कर देते हैं। मतलब उस व्यक्ति को सब कुछ अपने जीवन में हर एक चीज़ जो है ना फलित फूलित अवस्था में मिलती है, मतलब अच्छी अवस्था में। धन, माता पिता, ससुराल, बीवी, कार्यक्षेत्र, हर चीज़ में उसकी वृद्धि सब में अग्रणी होता है। तो ऐसे राजयोग का सृजन होता है। तो हम देखेंगे, अब हम बात करते हैं सिर्फ कार्य क्षेत्र के लिए। अगर राजयोग की बात करें तो सबसे में जो पुराने प्राचीन ग्रंथों में श्लोकों में दिया गया है वह दिया है राजयोग का मेन जो ग्रह होते हैं वह दशमेश और नवमेश होते हैं। मतलब दशम घर का अधिपति और नवम घर का अधिपति। नवम घर होता है भाग्यस्थान और दशम घर होता है आपका कार्य का भाव होता है, कार्यस्थान होता है। वहाँ से आपका मान सम्मान, कार्य क्षेत्र सब एक और अधिकार के बारे में देखा जाता है। तो अगर वो कहते हैं कि 9वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, 9वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, 10वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठ जाए, तो यह भी एक अच्छे राजयोग का कारण बन जाता है कुंडली में। ठीक है मित्रों, अब अगर हम मान लीजिए मेष लग्न कुंडली है कि यहाँ पर गुरु जो है 9वें भाव में शामिल हो जाएंगे और ये जो है 10वें स्थान में बढ़ जाए, 10वें जो है 9वें बढ़ जाए, तो यह भी एक राजयोग होगा। 9वें और 10वें मिलकर के केंद्र भावों में युति करके या तो 9 बढ़ जाए 10 बढ़ जाए, या केंद्र भाव में किसी भी भाव में बैठ जाए, अपनी मित्र राशि में बैठ जाए, अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, तो यह भी एक राजयोग का सृजन हो जाता है यहाँ पर। तो यह होगा राजयोग। अब इसके विपरीत हम बात करते हैं कुंडली में नीच भंग राजयोग के बारे में। नीच भंग राजयोग क्या मतलब हो कि जब आप कुंडली में हम देखते हैं कि आपका जो है कोई भी राशि लग्न चक्र में कोई ग्रह अपने नीचांश में बैठा हुआ हो, यानी कि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ हो, ठीक है, और उसी जिस राशि में नीच ग्रह बैठा हुआ है उस राशि का राशि स्वामी और उस राशि का उच्चांश का जो राशिपति होता है ग्रह, वो अगर अपनी राशि में बैठा हुआ उच्च में, तो जो नीच का ग्रह राशि में बैठा हुआ है उसका नीच भंग हो जाता है और उसके जो अशुभ फलदायक होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसके बजाय वह शुभ फलकारी हो जाता है। सपोज अगर हम मान लेते हैं कि यह मेष कुंडली है और यहाँ पर अगर आपका जो है गुरु जो होते हैं ये नीच होते हैं, ये गुरु यहाँ बैठ जाता है और ये मेष लग्न कुंडली बन जाती है, सपोज मानिए, ठीक है। अब ये मेष राशि है, मेष राशि में गुरु जो होते चौथे 4 नंबर की राशि में गुरु जो होते हैं उच्च के होते हैं 4 डिग्री, अपनी जस्ट अपोजिट राशि में वह नीच यानी मकर राशि में नीच हो जाते हैं। किंतु अगर इसी कुंडली में आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मंगल जो होते मकर राशि उच्च के होते मंगल ही बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा मित्र, यहाँ पर गुरु तो नीच के हो गए लेकिन मंगल जो है यहाँ पर उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि गुरु के ये नीचत्व जो है ये भंग हो जाएगा, गुरु ग्रह का नीचत्व भंग हो जाएगा और यहाँ पर एक नीच भंग राजयोग का सृजन होगा मित्रों, जहाँ पर गुरु के जो बुरे फल होंगे इस कुंडली के लिए वो खत्म हो जाएंगे, बल्कि गुरु वहाँ पर जो है मंगल के साथ बैठ करके अति सुफलकारी हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर मेष लग्न है, यहाँ मंगल चूंकि यहाँ पर लग्नेश बन जाते हैं और लग्नेश स्वयं उच्च के कर्म भाव बैठ जाएंगे, तो यह प्रबल या राजयोगकारी कुंडली मानी जाएगी। तो यह तो एक नीच भंग। दूसरा नीच भंग कैसे आप देखेंगे कि इस मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वह कौन है, शनि। अब अगर यहाँ पर मंगल नहीं बैठते सब मान लीजिए, लेकिन शनि ग्रह यहाँ पर अपने उच्च राशि में बैठ जाते हैं 7वें नंबर की राशि शनि को उच्च राशि हो जाती है। कितने डिग्री में, 27 डिग्री, 20 डिग्री के शनि होते हैं यहाँ पर, 20 शनि हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर गुरु 4 डिग्री में आ जाती है, यहाँ पर मंगल आप 10 डिग्री में आ जाते हैं, 18 डिग्री। अब आप समझिए कि यहाँ शनि जो है 20 डिग्री उच्चांश में अगर आते हैं तो और मंगल यहाँ पर नहीं रहते, सब यहाँ मंगल वापस आ जाए।
तो यहाँ पर शनि ग्रह यहाँ बैठ गए, गुरु यहाँ नीच के हैं, लेकिन इस राशि के अधिपति ग्रह शनि उच्च हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी यह नीच भंग राजयोग का सर्जन हो जाता है, मतलब नीच भंग राजयोग खत्म हो जाता है। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन आप देखेंगे तो नीच भंग राजयोग में कि अगर आप ये सपोज मान लीजिए मेष कुंडली है, गुरु आपके यहाँ नीचांश से बैठा हुआ है, किंतु वह गुरु आपके नवांश चक्र में, नवांश चक्र बनता है मित्रों, लगन चक्र नवांश चक्र में गुरु यहाँ पर यहाँ चौथे नंबर राशि बन जाता है। ठीक है, ये ठीक आपने ये तो होगा क्या कि यहाँ पर जब गुरु यहाँ पर बैठेगा, यहाँ तो नीच का हो गया, लेकिन अपनी नवांश कुंडली में अगर जाके उच्च के नवांश से बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी व्यक्ति का ये नीच भंग होता है, नीचता जो होती गुरु की भंग हो जाती है और एक नए योग का सृजन होता है, जिसे हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति पैदा हुआ, वह भी राजा के समान वैभवशाली और भाग्यशाली और अधिकार क्षेत्र प्रिय होगा। ठीक है, तो और उसको मन का फल वैसा नहीं मिलेगा। तो यह हो जाती है नीच भंग राजयोग की सृष्टि। अब मित्रों एक्चुअली होता क्या है कि जो भी व्यक्ति कुंडली देखने वाले होते हैं, तो कुंडली को संपूर्णता से देखना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में राजयोग तो बना, लेकिन उस राजयोग में उसका फल कथन जो परफेक्ट नहीं बैठता, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम जो है उसको पूरा विस्तृत रूप से नहीं देखते। विस्तृत रूप से देखने का मतलब है कि अगर इस कुंडली में राजयोग बन रहा है मान लीजिए, तो उसमें हमें सबसे क्या पहले कह जाना कि राजयोग का सृजन तो हुआ, तो उस राजयोग का हमको बलाबल देखना है कि जो राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं, है ना, वो कितने बलवान हैं, उनकी अवस्था क्या है, वह बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, इन कुमार अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में या वृद्ध अवस्था में। पहली चीज़ तो हमने तो इसीलिए अपने यहाँ पर जो शब्द का यूज़ किया है उच्चांश है। अगर वो उच्चांश में है तो हमको कोई और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी ही अपने सुपर पावर की तरह होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। अब वो यहाँ सुपर पावर हो जाते हैं तो उनको यहाँ पर जो है सुपर पावर यहाँ पर भी नवांश कुंडली में भी होना पड़ेगा। अगर वह ग्रह जो यहाँ पर लगन कुंडली में उच्च का होता है, लेकिन नवांश कुंडली में यहाँ पर जाकर के कोई ग्रह नीच का हो जाता है, जैसे अब यहाँ उच्च का था, यहाँ तो यहाँ नीच का था, गुरु यहाँ उच्च का हो गया तो अच्छा फल करने लगा। लेकिन अगर यहाँ सपोज यहाँ पर शनि जो है उच्च के, लेकिन ये शनि ग्रह यहाँ जाके यहाँ बैठ जाते हैं किस जगह पे 1 नंबर, तो ये नीच के होगा यहाँ पर जा करके, तो यह राजयोग का सृजन यहाँ पर राजयोग तो हो जाएगा, लेकिन इसका फल जो है मित्रों इस राजयोग का उस व्यक्ति को पूरे तरीके से नहीं मिलेगा, बल्कि उस फलों का लगभग 50% ह्रास हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब क्योंकि होता क्या है, और राजयोग की प्रबलता जो होती है तो वो बढ़ती कैसे जाती है कि कुंडली में जो होते हैं हमारे जो प्राचीन पराशरी में बताया गया है, ऋषियों ने बताया है कि हमने कुंडली को जिस भाव को 30 डिग्री का होता है एक यहाँ पर भाव, तो हमने 30 डिग्री को तोड़ते तोड़ते 60 डिग्री तक, मतलब आधे हद तक तोड़ते हैं, तो 60 चक्र बनते हैं एक्चुअली में। अब 60 चक्रों की गणना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन 60 चक्रों में भी जो है जो 6 चक्र होते हैं, मतलब इसको हम षडबल बोलते हैं, षडवर्ग बोलते हैं। तो षडवर्ग में जो होता है, षडवर्ग में तो 6 वर्ग बनते हैं, जैसे नवांश हो गया, फिर इसके बाद द्वादशांश आपका दशमांश हो जाएगा, इसी में दृष्टांत हो जाएगा और दशांश हो जाएगा, सप्तमांश हो जाएगा। तो ऐसे करके 6-7 वर्ग होते हैं। अगर कोई ग्रह आप लग्न पत्र से लेकर इन 6 वर्गों में अपने उच्चांश में, अपने स्वराशि में, अपने स्वनवांश में और हो जाता है विभिन्न 6 वर्गों में, तो उस ग्रह को आप बिल्कुल आँख मूंद के उस व्यक्ति को बोलिए कि आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे जाने वाले हैं। आप कुंडली जो बना हुआ राजयोग है वह आपको जीवन में हर मायने में फलित होगा ही होगा और आप बहुत यशस्वी होंगे। आप जीवन में हर चीज़ का भोग करेंगे, है ना, और आपको वो उस ग्रह की दशा महादशा में आप सारे सुख संपन्नता को भोगेंगे। तो यह बनता है 6 वर्गों में हमको देखना पड़ता है उसकी प्रबलता और बलता को देखने के लिए, यानी वह व्यक्ति उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा, है ना। एक छोटे से घर में पैदा होने के बावजूद भी वो निरंतर उसकी तरक्की होगी। अब होता क्या है यहाँ पर देखने में, क्योंकि हम हमेशा जो है या कोई भी ज्योतिषी या पंडित जो भी है
शुभ लग्न चक्र को देख करके और ग्रहों की युति और योग को देख करके कि ने बोल दी कि आपकी कुंडली में बड़ा अच्छा राजयोग है, और जब वो टाइम आता है तो वो फलित नहीं होता, क्योंकि हम उसका पूरा अध्ययन नहीं करते। लग्न चक्र जो होता है मित्रों किसी भी व्यक्ति कुंडली में, ये सिर्फ एक सपोज मान सकते हैं क्योंकि ये टीवी है, हम लग्न को एक टीवी की तरह देख सकते हैं, लेकिन जो नवांश चक्र होता है इसका भी उतना ही महत्व होता है किसी भी जातक के कुंडली में नवांश का। और लोगों को नवांश चक्र देखना नहीं आता है, सच्चाई है बिल्कुल, बहुत सारे लोग नवांश देखते नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि ये अगर ये बिल्डिंग है ये नींव है, अगर ये पूरी हमारी इमारत है उसकी नींव जो है नवांश चक्र होता है। तो अगर जो आपकी नींव मजबूत नहीं होगी उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी मित्रों, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हम उसको टीवी से मान लें, इसको एक उदाहरण के तौर पर, तो ये उसका सिग्नल है मित्रों। टीवी तो बड़ी सुंदर आपकी बनी हुई है, हमने बोला राजयोग तो बड़ा अच्छा लगने में आपके बना हुआ है, और ये आपका टीवी हो गई, लेकिन यहाँ क्या सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे हैं आपके, है ना। टीवी तो बड़ा अच्छा दे दिया, लेकिन वहाँ से क्या नवांश चक्र में गए, यहाँ उच्च करें, वहाँ जाके नीच का हो जाता है, तो वो सिग्नल नहीं आते मित्रों। तो हमको क्या है, पिक्चर क्लियर नहीं दिखती, पिक्चर धुंधली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, चीज मिलाने लगेगी, हमको देखने वाले में मज़ा नहीं आएगी। तो कुल मिला के ऐसे ही होता है। तो हमको किसी व्यक्ति कुंडली में जब देखते हैं राजयोग तो क्या होता है कि हमको पहले लग्न चक्र देखना चाहिए, लग्न में हमको नवांश चक्र में तो जरूर देखना चाहिए, तभी उसके बाद हमें किसी भी योग का, किसी भी ग्रह का आपके कुंडली में प्रकटन करना चाहिए। तो ये हो गया आपका राजयोग और नीचे भंग राजयोग। अब मित्रों हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए ये राजयोग हो गया, नीचे भंग राजयोग हो गया, है ना। अब इसके जब अगले अध्याय में जब हम बात करेंगे, राजयोग तो बहुत सारे बताए गए हैं, करीब 156 प्रकार के राजयोगों का वर्णन किया गया है ना। अब हम यहाँ पर आपको अगले एपिसोडों में जो है विभिन्न 12 के 12 लग्नों में जो है विभिन्न राजयोगों के बारे में आपको बताएंगे। 12 मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक कौन से ग्रह कैसे राजयोग का सृजन होता है विभिन्न लग्नों में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह हो गया आज का एपिसोड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जो कि इसके ऊपर इतने अच्छे वीडियोस मिलते रहें। और आपका जो है मेरे लिए कोई सुझाव हो मेरे इस चैनल के लिए, इसको तो आप मेरे कमेंट्स आप में दे सकते हैं। इसी वीडियो में आपके नीचे मेरे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर आपको अपनी कुंडली के जन्मपत्री के बारे में कुछ जानना है, समझना है किसी भी संबंध में, तो आप मुझको जो है संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव जो भी आपकी मदद बन सकेगी जो मैं करूँगा, मैं ज्ञान अपने अनुभव के हिसाब से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।